पुराना बेस जब आपका ब्रेकडाउन होता है तो वो बन जाता है रेस्ट्रिक्शन यानी कि रिजेक्शन। सिमिलर चीज आपकी 52 पर भी हुई थी रिलायंस पावर में, सिमिलर पोजीशन आपकी 44 पर भी बनी, सिमिलर पोजीशन आपकी 40 और कल के सेशन पर 36 पर भी सिमिलर ही कंडीशन रिलायंस पावर पर देखने को मिली। अब इस सब का मतलब क्या है? ये क्या होता है? पुराना बेस मतलब कि गिरने के बाद बन जाता है रिजेक्शन। ये होता क्या है? पहली बार लगता है चैनल पर आए हो, चिंता मत करो, बहुत प्यार से बहुत अच्छे तरीके से आपको ये चीज सीखने को मिलेगी। लेकिन रिलायंस पावर में कल एक बड़ी खबर आई है, अभी उसको देखेंगे। फेक बैंक गारंटी में रिलायंस पावर फंस चुका है। कंपनी ने कई क्लेरिफिकेशंस देने की कोशिश करी, लेकिन इस बार ये मामला सीधा रिलायंस पावर को पकड़ करके ले गया और कंपनी की एक विंड मिल भी इसमें ऐड कर दी गई है, अटैच कर दी गई है ईडी की इन्वेस्टिगेशन में। इसी वजह से रिलायंस पावर पर इतना ज्यादा खतरा है। पहले तक रिलायंस पावर सिर्फ कॉशियस था, इसी वजह से रिलायंस पावर में 52 से लेकर के 44 तक की गिरावट आई थी। लेकिन जैसे ही मामले पकड़े गए, कंपनी का सीएफओ पहले, उसके बाद कंपनी के विंड मिल, तो कंपनी में कॉशियसनेस नहीं बची बल्कि कंपनी नेगेटिव अच्छी तरीके से हो गई। पहले कॉशियस कंपनी इसलिए थी क्योंकि कोई मैटर उठ करके कहीं रिलायंस पावर पर ना आ जाए, इसलिए पहले कंपनी कॉशियस थी। लेकिन अब कंपनी बर्बाद या फिर कहे कंपनी की हालत खराब इसलिए है क्योंकि डायरेक्ट कंपनी पकड़ ली गई है। कंपनी ने एक अपडेट और दी है, कल ही के दिन कंपनी ने अपडेट दी और कंपनी ने बताया दोनों ही बीएसई और एनएससी के अप्रूवल के साथ में कि रिलायंस कैपिटल का रिक्लासिफिकेशन करा है फ्रॉम प्रमोटर टू पब्लिक। ये होता क्या है? रिक्लासिफिकेशन ऑफ प्रमोटर टू पब्लिक क्या होता है, इसको समझते हैं। यहां पर आपको आईबीसी रेजोल्यूशन प्लान दिख रहा होगा। आईबीसी यानी कि इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी। इसके अंदर अलग अलग तरीके के नॉर्म्स होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। यहां पर कुछ प्रोसेस भी इससे आप करवा सकते हो सेबी के अप्रूवल के साथ मिलकर के, अगर कंपनी की बात है। इस सब प्रोसेस के अंदर कंपनी ने क्या किया है, प्रमोटर का जो आपके रिलायंस कैपिटल है उनको प्रमोटर से हटा करके पब्लिक में लाया गया है। क्या इसका मतलब यह है कि प्रमोटर के पास जो होल्डिंग है, यहां जो प्रमोटर के पास होल्डिंग है रिलायंस कैपिटल पर, यहां पे देखो रिलायंस कैपिटल आपको प्रमोटर में दिख रहे हैं, इनके पास कुछ भी नहीं है, इनके पास कोई होल्डिंग नहीं है, फिर भी इनको रिक्लासिफाई किया गया है। अब रिक्लासिफाई करने का मतलब क्या होता है? प्रमोटर का तो हिस्सा ये है ही ना, मैनेजमेंट में तो हिस्सा है ही, लेकिन रिक्लासिफिकेशन के बाद आपका ये होता है, involves a formal SEBI regulated process where promoters apply to the company, gain shareholder and board approval and secure stock exchange clearance by proving they no longer कंट्रोल दी एंटिटी। इसका मतलब यह होता है कि जो प्रमोटर आपके पब्लिक में ट्रांसफर हुए हैं, अब वो कंपनी के अंदर नो लॉन्गर कंपनी का ना ही कोई कंट्रोल रखेंगे, ना ही कोई कंट्रोल एंटिटी पर रहेगा, कंपनी पर लैक ऑफ इन्फ्लुएंस भी रहेगा, होल्ड मिनिमल शेयर रहेंगे 10% के नीचे, ऑल्दो इनके पास जीरो है, और किसी भी मैनेजरियल पर्सनल के अंदर ये नहीं रहेंगे। ये होता है रिक्लासिफिकेशन। अगर आप चाहो तो इनकी पॉइंट्स को भी यहां पर रीड कर सकते हो। ठीक है, आई गेस ये पॉइंट क्लियर होगा कल के दिन जो अपडेट कंपनी ने जारी करी है, और ये नेगेटिव अपडेट भी है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, वार मार्जिन 100%, जब आप 52 पर थे तब से लेकर के अभी भी आपका वार मार्जिन 100% पर है, जो कि हाई वोलेटिलिटी इंडिकेट करता है। जब भी किसी कंपनी पर आपको वार मार्जिन 100 या 150 देखने को मिले, अलर्ट रहने की जरूरत है। और ये बात मैं आपको तब से बता रहा हूं जब आपका स्टॉक 52 पर था। अपार्ट फ्रॉम दिस, रिसेंटली अगर आप देखोगे यहां पर, तो आईसीआरए की रेटिंग अभी शो नहीं हो रही, यहां पे शायद नीचे चला गया वो डाटा, कोई बात नहीं। तो आईसीआरए ने भी अपनी डी रेटिंग इस कंपनी के अंदर दे रखी है, जो कि कंपनी में रिस्क बहुत हैवी बताती है। तो जब भी डी की रेटिंग मिलती है, इसका मतलब यह है कि कंपनी में रिस्क काफी ज्यादा है, तो वहां पर भी आपको अलर्ट रहना चाहिए। 41.2 का एमएफआई है, 30.5 का आपका आरएसआई है, टेक्निकल्स न्यूट्रल है, एमएससीडी सिग्नल आपका यहां पर अभी भी बेयरिश है, 1.5 एमएससीडी माइनस में है, जो कि बेयरिश मोमेंटम और फर्दर कंटिन्यू करता है। अब वीडियो की शुरुआत में जो मैंने आप लोगों के साथ एक बात कही कि पुराने बेसिस बन जाते हैं आपके रिस्ट्रिक्शन, वो एक्चुअल में होता क्या है? जैसे आप यहां पर देखो,
कंपनी ने क्या किया, पहले 40 का लेवल आप यहां पर ये वाला देख रहे हो, ये 40 के ट्रेंड से कंपनी ने एक रिकवरी दी छोटी सी, वापस से नीचे गिरा, जब ऊपर की तरफ बढ़ा तो 40 का आपका बन चुका था यहां पर रिजेक्शन, यानी कि पहले जो आपका बेस था जहां आपको रिकवरी मिली वो आपका रिजेक्शन बन गया। उसके बाद में जब आप नीचे ड्रॉप करें फिर वापस ऊपर जाओगे तो वो आपका रिजेक्शन बन जाएगा, ठीक है। उसी तरह से कल के सेशन में अगर आप देखोगे 36, ये 36 पर आपका पूरा बेस लाइन है 36 का, यहां पर पहले बेस लिया था और 40 का रिजेक्शन यहां पर आपका बन गया था जो कि पुराना बेस है। पर जब आप नीचे गिरे तो 36 आपका बन गया रिजेक्शन, जो पहले आपका बेस था 36 वो अब आपका रिजेक्शन है। इसका मतलब ये है कि ये गिरावट धीरे धीरे करके और बड़ी हो रही है। और अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप देखोगे गिरते हुए रिस्ट्रिक्शन कंपनी के हैं जो कि और फर्दर गिरावट शो करते हैं। अब मैं आपको थोड़ी सी क्लैरिटी दे दूं, अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हो शायद इतने से आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा कि मैंने अभी यहां पर क्या बोला है, तो आप इधर देखना बहुत प्यार से। ये मान लेते हैं दो ट्रेंड है, ठीक है, ये बेस है, एक ट्रेंड हम ऊपर भी ले लेते हैं। स्टॉक ने क्या किया, यहां से कुछ इस तरह से ड्रॉप किया, ठीक है, ये आपका बेस है। जब आप ऊपर से नीचे आ रहे हो तो ये आपकी बेस लाइन है, फॉर एग्जांपल एक्स, ये आपकी बेस लाइन है। अब ये पुराना बेस था, अब स्टॉक क्या करेगा, वापस ऊपर जाएगा। ये पुराना बेस जहां से एक बार स्टॉक ने रिटर्न दिया था, अब ये बन जाता है आपका रिजेक्शन। अब क्या करेगा स्टॉक, इस रिजेक्शन को फेस करने के बाद वापस नीचे आएगा। अब की बार स्टॉक ने क्या किया, ये जो पुराना बेस था यहां पर रिकवरी नहीं दिखाई, यहां से स्टॉक ने रिकवरी नहीं दिखाई, इसको ब्रेक डाउन कर दिया। इसका मतलब यह है कि अब आपका बेस जो है और नीचे गिर गया है और अब जो पुराना बेस था ये बन चुका है आपका रिजेक्शन, ठीक है। अब स्टॉक क्या करेगा, वापस एक रिकवरी दिखाएगा। अब क्योंकि ये रिजेक्शन बन चुका है तो स्टॉक यहां नीचे गिरेगा। अब ये हो जाता है इसका बेस और ये हो जाएगा रिजेक्शन। अब स्टॉक वापस से ऊपर की तरफ जाएगा, जो पुराना बेस था ये आपका रिजेक्शन हो चुका है, अब यहां से और नीचे आएगा। इस पूरे पैटर्न को कहते हैं डाउनवर्ड वेजेस पैटर्न, या फिर आप इसको डायगोनल पैटर्न भी कहते हो। इस पैटर्न पे आपके गिरते हुए रिस्ट्रिक्शन होते हैं और गिरते हुए बेसिस होते हैं। जब भी इस तरह का पैटर्न कोई भी कंपनी बना रही हो और कंपनी पर स्पेशली नेगेटिव न्यूज ज्यादा चल रही हो, जैसे रिलायंस पावर है, तो वहां आपको काफी ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है जब 52 का रिजेक्शन मैंने आप लोगों को बताया था कि ये अब रिजेक्शन है, वार मार्जिन 100% पे है, वोलेटिलिटी ज्यादा होती है, थोड़ा सा अलर्ट यहां पर रहना। ऑल्दो तब इतना पैनिक नहीं था रिलायंस पावर में अनिल अंबानी की इतनी खबरों का, और ना ही डायरेक्टली अनिल अंबानी पर कोई भी न्यूज तब पड़ी थी। तब की बात है जब 55 जब आप 52 पर थे रिलायंस पावर पे, तो एक कमेंट था एक व्यूअर का 55 पे खरीद लो, बहुत बढ़िया जाएगा, ऊपर ही जाएगा यहां से। तभी मैं आप लोगों को कहता हूं कि इधर उधर बातों में आने से बेटर यह है कि प्रॉपर रिसर्च और एनालिसिस नॉलेज जब हम कर लेते हैं तो इस तरह से बातों में फंसने से बेटर ये होता है कि हम अपने रिसर्च पर ज्यादा भरोसा करते हैं। और कभी भी कोई भी कंपनी आपको इस तरह से मामलों में फंसी देखने को मिले, चाहे शेयर कितना मर्जी भागने लगे, थोड़ा दूर रहा करो, वहां से बच करके रहा करो। क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि एवरेज किस तरह से किया जाता है, ठीक है, एवरेज किस तरह से किया जाता है। अब रिलायंस पावर में अगर आप एवरेज करने के लिए जाओगे, मान लेते हैं आप इसमें आज एवरेज करने के लिए जाते हो, अब कल तो आप एग्जिट कर नहीं पाओगे। एवरेज मान लो आपने आज किया, कल छोटी सी रिकवरी बनी, आप कल एग्जिट नहीं कर पाओगे क्योंकि वार मार्जिन आपका 100% पर है, तो आप कल एग्जिट नहीं कर पाओगे। फिर क्या होगा, चलो ठीक है, आपने यहां पर एवरेज कर लिया, बहुत बढ़िया, आपका प्राइस बिल्कुल नीचे आ गया। अब एग्जिट तो आप कर नहीं पाओगे, तो क्या होगा, और नीचे गिरावट आ जाएगी, आप फिर नुकसान में आ जाओगे। और क्योंकि आपने एवरेज किया था, आपकी क्वांटिटी बढ़ेगी तो आपका नुकसान और बढ़ जाएगा। तो वहां पर आप एग्जिट अगर करने जाओगे तो आपको पहले से ज्यादा नुकसान होगा। तो जब भी वार मार्जिन 100% हो, आपका जो एवरेज है वो तभी आना चाहिए जब कंपनी में जो न्यूज खराब चल रही है उस पर कुछ पॉजिटिव न्यूज आए, तब आप एवरेज करो, ताकि 2-3 सेशन स्टॉक अगर ऊपर रहे वहां आप आराम से प्रॉफिट्स के अंदर एग्जिट कर पाओ। इस तरह से एवरेज की स्ट्रैटेजी चलती है उन कंपनीज पर जिस पर सर्विलेंस चल रहा हो, फॉर एग्जांपल ईएसएम, एएसएम या शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म एएसएम। इस तरह से, इस तरीके से कोई भी कंपनी की सर्विलेंस में होती है, तब आपको ये स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए रादर देन दिस वन, वरना आप फंस जाओगे और ज्यादा फंसते चले जाओगे।
आई गेस कि ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा और कुछ सीखने को मिला होगा। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।